हेलो एवरीवन, चलिए हम फटाफट इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का रिवीजन करें। सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरह का होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स में उन्हें लिखा हुआ है, आप उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फुलफिल देयर नीड, आप उनके नीड को सेटिस्फाई करेंगे अपने कस्टमर्स के। वो क्या चाहते हैं, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उनके बाद उनसे आप क्वेश्चन अराइज करेंगे कि उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है। ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज़ करने का, क्योंकि कई बार शब्दों का जो लहजा होता है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, या फिर आप जो इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो उन तक लिसनर तक पहुंच नहीं पाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सुनने की क्षमता को बढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, आप सामने वाले की सुनते ही नहीं हैं। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा टैलेंट है कि आप सामने वाले की सुने। उसके बाद आता है आस्क फॉर फीडबैक। आप फीडबैक ज़रूर मांगेंगे अपना। आप जो भी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, जो भी आप सेल कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन आप जो भी उसके दौरान हो रहा है, तो आप उसके बाद लास्ट में फ़ीडबैक ज़रूर मांगेंगे कि आपके कस्टमर को वो पसंद आया या नहीं, या कैसा लगा। उसके बाद लेटर का फॉर्मेट है। लेटर के फॉर्मेट में सबसे पहले नेम एंड सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अगर मैं लेटर लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम और अपना पता लिखूँगी। उसके बाद डेट लिखूँगी। उसके बाद मैं जिसे लेटर भेज रही हूँ उनका नाम और उनका एड्रेस होगा। सब्जेक्ट होगा कि हम किस पर्पस से उस लेटर को लिख रहे हैं। सॉल्यूटेशन होगा जिसमें हम रिस्पेक्टेड सर या फिर डियर, अपने जो भी फ्रेंड को, कलीग को, जिसको लिख रहे हैं उस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर होगा और फिर कंक्लूजन, जहाँ हम लिखते हैं फॉर दिस आई विल बी थैंकफुल टू यू, हम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो अगर हमको लेटर आता है तो हम वहाँ वो उस तरह का कंक्लूजन इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुली या योर लवेबल, जिस तरह का भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डिपेंड करता है लेटर के फॉर्मेट पे कि वो किस तरह का लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो उस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को यूज़ करते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7 प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है: क्लैरिटी, अटेंशन, फीडबैक, इन्फॉर्मेलिटी, कंसिस्टेंसी, टाइमलाइनेस एंड एडिक्वेसी। क्लैरिटी बोले तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। अटेंशन यानी कि अटेंटिव होना चाहिए। उसके बाद फीडबैक ज़रूर मिलना चाहिए कि उस कम्युनिकेशन के दौरान जिस भी पर्पस का वो कम्युनिकेशन है वो पर्पस क्लियर होता है कि नहीं। इनफॉर्मल होना चाहिए, यानी कि आपका कम्युनिकेशन फ्रेंडली होना चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी कि टू द पॉइंट आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। टाइमलाइननेस यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बात किए जा रहे हैं किसी टॉपिक पे तो आपको काफ़ी लंबा। टाइमलाइननेस का मतलब होता है कि आप मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप अपना कॉन्वर्सेशन किसी टॉपिक पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया गया और आप 10 मिनट लगा रहे हैं। तो ये हमारा कुछ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और हेल्थ कम्युनिकेशन दोनों सेम है। दोनों में हम लोगों का जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो क्लियर, करेक्ट होना चाहिए। क्लियर मतलब कि हम लोग टू द पॉइंट बात करें। करेक्ट यानी कि हम लोग का एब्सोल्यूट जो कम्युनिकेशन है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। कंक्रीट मतलब कि हम लोग का जो कम्युनिकेशन है वो एकदम टफ होना चाहिए। कंक्रीट यानी कि मतलब टू द, जो उसका मीनिंग है वो आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू सामने ला पा रहे हैं। कंसिड्रेशन उसके अंदर होना चाहिए, प्लस कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, कंप्लीट हो, पूरी तरह आप कह पा रहे हैं, एक लिमिटेड टाइम में आप अपने कन्वर्सेशन को कंप्लीट कर पा रहे हैं, और कर्टसी हो उसके अंदर। फिर उसके बाद है हम लोगों का वर्बल एंड नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशन को कहते हैं जिसमें वर्ड का यूज़ होता है। इसमें आप रिटन या ओरल फॉर्म में
आप वर्ड का यूज़ करते हुए वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नॉन वर्बल जिसमें वर्ड्स नहीं होते, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेजेस होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन को वोकल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और रिटन कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल की ओर जाता है, जहाँ हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में अगर हम इसको समझें तो जो हमारा सीनियर टू जूनियर के तरफ जो लेटर्स जाते हैं या जो कंप्लेंट्स वगैरह जाते हैं वो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, हाई से लो की ओर जा रहा है। और अगर लो से हाई की ओर जा रहा है, रिक्वेस्ट जा रहा है या फिर किसी तरह का फीडबैक जा रहा है तो वो हम लोगों का अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। लैटरल कम्युनिकेशन कहते किसको है? ये पीयर ग्रुप के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको लैटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते किसको है? जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, फोकस इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग पर ज़्यादा फोकस किया जाए। एम्पैथी का क्या मतलब होता है कि आप किसी के फीलिंग्स को समझ रहे हैं और उसके साथ उसकी फीलिंग्स को बांट रहे हैं। जबकि सिंपैथी, आप किसी से भी सिंपैथी शो कर सकते हैं, ये एक तरह का फीलिंग्स है, बस एक दुख जाहिर करना किसी की बातों के लिए। जबकि एम्पैथी में आप उसके दुख को अपने साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हम लोग का थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद है टीचिंग एंड लर्निंग। अब इसमें होता क्या है, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर जब हम लोग पढ़ाने के लिए निकलते हैं, कुछ सिखाने निकलते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का काफ़ी अहम रोल प्ले होता है। तो हम अपने टीचिंग स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर हम अपने लर्निंग स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम ग्रुप गेम करवा सकते हैं जिसकी मदद से हम किसी को कुछ सिखाएं या फिर सीखें। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी हम कर सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे, इंक्वायरीज़ करेंगे। उसके बाद फिल्म्स की हम प्रोजेक्टर से हम किसी तरह का फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसकी मदद से हम टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइज करना या फिर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करना, उनकी मदद से भी हम टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। फिर है हम लोगों का कम्युनिकेशन मेथड फॉर पेशेंट एजुकेशन। अभी पेशेंट से जब हम डील करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है। हमारा बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम उनसे बात कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज में नहीं, हम उनके लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि वो आसानी से हमारी बातों को समझ सके। फिर साथ साथ वो पेशेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों से अजीब तरह से ट्रीट करें या बुरी तरह से। हम उनको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना हम खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। साथ साथ कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो अपनी बातों को पूरी तरह अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, तो हम काफ़ी हद तक पेशेंस रखेंगे ताकि हम उनकी बातों को अच्छे से समझ सकें। उसके बाद इजी इंस्ट्रक्शन मेथड भी हम अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम ग्राफिकल इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्म में होंगे जो काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंडेबल होंगे। उसके बाद लास्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन जब आप पेशेंट के साथ करते हो तो आपको पेशेंट को समझना होता है और उनको वक्त देना पड़ता है ताकि वो एक समय तक अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड कर सके। फिर उसके बाद हम लोगों का लास्ट टॉपिक है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के दौरान क्या क्या से बैरियर्स आते हैं, वो बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं। इंट्रापर्सनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर होता है, इमोशनल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, जेंडर एंड लैंग्वेज। तो एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे। फिजिकल बैरियर कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो बाहरी रूप से होते हो, कोई मतलब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो फोकस नहीं कर रहा है हमारे कम्युनिकेशन पे या फिर हम किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो ये हमारा फिज़िकल बैरियर होता है। इमोशनल बैरियर यानी कि हम लोग अंदर से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, हमारा ईगो हर्ट हो रहा हो या फिर हम उतने कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो कम्युनिकेशन के दौरान, तो ये हमारा इमोशनल बैरियर हो गया। कल्चरल बैरियर किसको कहते हैं? रिलीजियन डिफरेंस हो जाता है या फिर कलर, रेसिज्म जिसको बोलते हैं,
या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, हायर स्टेटस से या फिर लोअर स्टेटस से आए हुए लोग वहाँ पे, वो उनका कल्चरल डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से होने के कारण उनका कल्चरल बैरियर कम्युनिकेशन में क्रिएट हो सकता है। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जहाँ पे स्टेटस का पोस्ट का बैरियर क्रिएट हो सकता है, हायर पोस्ट, लोअर पोस्ट, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक बैरियर क्रिएट होता है। फिर जेंडर बेस्ड बैरियर किसको कहते हैं? अरे ये तो लड़की है, ये क्या कर लेगी, इसको कुछ नहीं समझ में आता है, अरे ये तो लड़का है, ये तो ऐसे ही करेगा, इससे तो वैसे भी परेशान ही रहना है। तो ये हो जाता है जेंडर बेस्ड, आप प्री डिफाइंड होते हो कि अरे ये तो लड़का है तो ये ऐसा करेगा और ये लड़की है तो ये ऐसा ही करेगी। फिर लास्ट है हमारा लैंग्वेज बेस्ड बैरियर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी बोलना आता है और सामने वाला इंग्लिश बोलता है, तो हम कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते, तो इस बैरियर को भी हम लोग लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। और ये हम लोगों का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप कि काफ़ी शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन कर लेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।